नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टू द पॉइंट एकेडमी में। और हम राजस्थान का इतिहास देख रहे थे। उसके अंतर्गत मेवाड़ के गोहिल वंश के दो भाग हमने देख लिए हैं, जिसमें हमने लास्ट में राज सिंह जी का काल देखा था। और शुरू करते हैं उससे आगे महाराणा जय सिंह जी का काल। महाराणा जय सिंह जी का काल महाराणा जय सिंह जी का काल 1680 से 1698 ईस्वी तक रहा। और जैसा कि हमने देखा था, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच दूरियां रोज बढ़ती जा रही थी। मुगल मेवाड़ संघर्ष चल रहा था। राज सिंह जी ने औरंगजेब को नाराज कर दिया था। और जब जय सिंह जी जब बैठे तो उनको उत्तराधिकार में यह सारी स्थितियां मिली। मेवाड़ और मुगल जो है वो संघर्ष चल रहा था। मेवाड़ की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उधर औरंगजेब भी महाराणा से संधि करना चाहता था, क्योंकि वो अपना ध्यान जो है दक्षिण में केंद्रित कर रहा था। दक्षिण में शिवाजी के रूप में हमें पता है एक नई शक्ति वो उभर रही थी। इस वजह से औरंगजेब अपनी सारी शक्ति दक्षिण में लगाना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि मेवाड़ से कैसे भी करके संधि हो जाए। तो परिणाम स्वरूप 1681 में महाराणा जय सिंह और औरंगजेब के बीच संधि हो गई। संधि के परिणाम स्वरूप मेवाड़ को पूर्व, मांडल, बदनोर, ये तीनों वर्तमान में भीलवाड़ा में है। ये जो है जजिया के बदले में मुगलों को सौंप दिए गए। ये परगने जजिया के बदले में मुगलों को सौंप दिए गए। राणा जय सिंह ने एक झील बनवाई गोमती नदी पर ही। उसका नाम रखा जय समंद। ठीक है ना। तो महाराणा जय सिंह को एक बार वापस देख ले। 1680 में गद्दी पे बैठे। मुगल मेवाड़ संघर्ष चल रहा था। मेवाड़ की हालत खराब हो रही थी। औरंगजेब भी दक्षिण में व्यस्त था, इसलिए संधि करना चाहता था। इसलिए 1681 में संधि कर ली। औरंगजेब ने जजिया का कर लगा दिया था। और उस जजिया कर के बदले में मेवाड़ ने पूर्व, मांडल और बदनोर के जो परगने हैं उनकी आय मुगलों को सौंप दी। और राणा जय सिंह ने गोमती नदी पर जय समंद नामक एक झील का निर्माण करवाया। उसके बाद हुए महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा अमर सिंह द्वितीय जब औरंगजेब और मेवाड़ के बीच में संघर्ष चल रहा था, उसी समय महाराणा अमर सिंह गद्दी पर बैठे। और गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने देखा कि उस संघर्ष के दौरान जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया जो है, देवलिया वर्तमान प्रतापगढ़, इसके रावल ने टीके का दस्तूर पेश नहीं किया। ऐसी परंपरा रही है कि मेवाड़ का शासक जब सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो ये सारे पास के सामंतीय राज्य जो है वो मेवाड़ को टीके का दस्तूर पेश करते हैं। तो उन्होंने नहीं किया था और औरंगजेब से संधि हो गई थी। इसके बाद इन्होंने इनको दंडित किया और टीका इनसे प्राप्त किया। और महाराणा जय सिंह ने 1681 में जो संधि हुई थी औरंगजेब से, उसमें जजिया के बदले में पूर्व, मांडल और बदनूर के परगने उनको सौंप दिए थे। तो उसके बदले में 1 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा भी 1 लाख रुपए आपको वार्षिक दे देंगे और ये जो परगने हैं वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद वापस प्राप्त कर लिए बहादुर शाह प्रथम से। ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने 1707 में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें शहजादे मुअज्जम का पक्ष लिया था। ठीक है ना। इनके काल में एक अहदनामा साइन हुआ ये कि जोधपुर और जयपुर के शासकों से मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के जो है वो संबंध खराब हो गए। उसका कारण है इन दोनों ने उत्तराधिकार युद्ध में उसका साथ नहीं दिया था। इस वजह से जब वो शासक बना बहादुर शाह, तो जयपुर को हमें ध्यान है कि उसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। ठीक है। और आमेर पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस कारण से जोधपुर और जयपुर के जो शासक है वो मेवाड़ के महाराणा के यहाँ उपस्थित हुए। और उसी समय 1708 में महाराणा की पुत्री चंद्र कुंवरी, इनका विवाह सवाई जयसिंह से तय हो गया। ठीक है। सवाई जयसिंह से तय हुआ और एक अहदनामा लिखवाया गया। उसमें यह था कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो भी पुत्र उत्पन्न होगा वो जयपुर का वारिस होगा। यही एक ऐसी शर्त है जिसकी वजह से हम आगे चलकर
ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में विवाद देखते हैं। ठीक है। और इसके बदले में राणा क्या करेगा कि जयपुर और जोधपुर के शासकों को अपना राज्य वापस मुगलों से लेने में सहायता देगा। ठीक है। इस वजह से क्या महाराणा को सैन्य खर्च ज्यादा करना पड़ा, तो उस खर्च की भरपाई के लिए प्रजा से बलपूर्वक धन वसूल किया गया। और कहते हैं कि इसी कारण लगभग 2000 भाटों ने आत्महत्या कर ली। 2000 भाटों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है। इस महाराणा ने यानी अमर सिंह द्वितीय ने सभी सरदारों को 16 और 32 और गोल 16, 32 और गोल, ठीक है, यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सामंतों में विभाजित किया और उनकी जागीरें इन्होंने निश्चित कर दी। इसके अलावा इन्होंने परगनों का प्रबंधन किया। ठीक है। दरबार में बैठने के तरीके, सरदारों की बैठकें कब होगी, ठीक है, दस्तूर कौन कौन से दिए जाएंगे, ये सारे जागीर और उसके निरीक्षण के नियम इन्होंने बनवाए। इसके अलावा इन्होंने दफ्तरों और कारखानों में सुव्यवस्था स्थापित की। सरदारों की तलवार बंधाई के नियम बनाए। ठीक है। तलवार बंधाई हम देखते हैं कि इसका जिक्र हमें बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसके समय मिलता है कि जब कोई शासक गद्दी पर बैठता है तो उसको, जब कोई भी सामंत गद्दी पर बैठता है, नया सामंत, तो उसको एक निश्चित राशि महाराणा को देनी पड़ती है। ठीक है। तलवार बंधाई के रूप में, क्योंकि वो तलवार जो है वो महाराणा बंधाते हैं और नया शासक उस क्षेत्र का सामंत या शासक जो है उसको नियुक्त करते हैं, उसके बदले में एक निश्चित राशि महाराणा को देनी होती है। ठीक है। और 1710 में इनकी मृत्यु हो गई। तो एक बार वापस देखें, महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 1710, इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया से टीके लिए, पूर्व मांडल और बदनेर के बदले में 1 लाख रुपए दे दिए। मुअज्जम का इन्होंने पक्ष लिया था। 1708 में चंद्रकुबरी का विवाह सवाई जयसिंह से कर दिया। अहदनामा हो गया कि राजकुमारी से जो भी पुत्र होगा वही जयपुर का वारिस होगा। जयपुर और जोधपुर को जो है इन्होंने सहायता दी। सैन्य खर्च बढ़ गया। 2000 भाट आत्महत्या कर लेते हैं। सामंतों को जो है 16, 32 और गोल में विभाजन किया। परगनों का प्रबंधन किया। जागीरों के निरीक्षण के नियम बनाए। सरदारों को तलवार बंदाई के नियम बनाए इन्होंने। और 1710 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो महाराणा गद्दी पर बैठे वो थे संग्राम सिंह द्वितीय। ये 1710 से 1734 ईस्वी तक मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। जब ये गद्दी पर बैठे उसी समय जो सबसे बड़ा संकट शुरू हुआ वो शुरू हुआ मराठों का। और मराठों ने राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में दावे बोलने शुरू कर दिए गए और उन्होंने मराठों को रोकने के लिए प्रयास भी शुरू किए थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से संग्राम सिंह द्वितीय की जगह हम देखते हैं जगत सिंह द्वितीय ने हुल्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है। अब संग्राम सिंह के काल में जो मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र है कलीला दमना, इसका चित्रण हुआ। इसके अलावा इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया और सीसरमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो इनके काल में मराठे आ गए थे, राजस्थान में परेशान करने लगे थे। कलीला दमना का चित्रण करवाया, सहेलियों की बाड़ी और सीसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। इनकी मृत्यु के बाद महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने जो जयसिंह के द्वारा 1734 में 17 जुलाई 1734 में हुल्डा सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी जगत सिंह द्वितीय ने। तो हुल्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में। इनके शासन काल में बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम मेवाड़ आया था और चौथ वसूली उसने। चौथ 1/4 भाग आय का वसूलते थे मराठा, ताकि आपके क्षेत्र में लूटपाट नहीं करेंगे। ठीक है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने माधो सिंह को जयपुर का राज्य दिलाने के लिए, माधो सिंह हम जानते हैं ये चंद्रकुबरी का पुत्र था। ठीक है। और चंद्रकुबरी और जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की विवाह हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि जो पुत्र पैदा होगा उसी को जो है वो जयपुर का राज्याधिकारी माना जाएगा। लेकिन सवाई जयसिंह ने ईश्वरी सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। इसलिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने माधो सिंह को जयपुर का राज्य दिलाने के लिए उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया। इसके बाद कुछ राजा हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण हुए हैं महाराणा भीम सिंह।
इनके काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। इनमें इनके काल में चुंडावत और सक्तावत इन दोनों में परस्पर विरोध हुआ। सामंत आपस में लड़ रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, मराठों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिंधिया और होलकर ये मेवाड़ में लूटपाट करने लगे थे। और सबसे शर्मनाक घटना जो इनके काल में घटी वो राजकुमारी कृष्णा कुमारी का आत्महत्या या उसको विष देना ये घटी थी। ये 1810 में 21 जुलाई 1810 में राजकुमारी कृष्णा कंवर को विष दे दिया गया था। समस्या क्या हुई थी कि महाराणा भीम सिंह ने सबसे पहले टीका भेजा जोधपुर को विवाह का। वहां भी भीम सिंह जी थे। उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु पर के बाद जोधपुर में राजा बने मान सिंह। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, टीका भेज दिया जयपुर को। वे जिससे शादी करना चाह रहे थे उनकी तो मृत्यु हो गई, और टीका भेजने के साथ 1806 में सगाई भी कर दी। सगाई का दस्तूर भी भेज दिया इन्होंने। तो फिर झंझट हो गया। मान सिंह ने कहा कि एक बार हमारे यहाँ टीका आ गया तो अब हम शादी हम ही करेंगे। जयपुर भी अपनी जिद पे अड़ गया। और साहब इसी वजह से 1807 में घिंगोली का युद्ध हो गया। इसमें जोधपुर हार गया। और जयपुर की सहायता किसने की थी, अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने सहायता की थी। अब अमीर खां पिंडारी ने कहा कि भाई इस तरह तो जयपुर और जोधपुर लड़ते रहेंगे, तो इन्होंने मेवाड़ के महाराणा पर दबाव डाला कि आप कृष्णा कुमारी की हत्या करवा दीजिए ताकि ये झगड़ा खत्म हो जावे। और महाराणा भी इतना दबाव में आ गया क्योंकि अमीर खान ने अगर ऐसा नहीं करने पर मेवाड़ में लूटपाट की बात की, तो महाराणा जो है दबाव में आ गया और उसने अपनी पुत्री को आत्महत्या करने पर विवश कर दिया। और इसी सब घटनाक्रम के चलते इधर तो सिंधिया और होलकर परेशान कर रहे थे, चुंडावत सक्तावत लड़ रहे थे, अमीर खां पिंडारी परेशान कर रहा था। और इसी क्रम में 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह जी ने अंग्रेजों से संधि की। ठीक है, संधि के अनुसार क्या हुआ कि रक्षा का जो भार है वो किसके हाथों चला गया, कंपनी के हाथों चला गया। इसके बदले में एक निश्चित राशि खिराज के रूप में कंपनी को देंगे। ये राशि वही होगी जो ये मराठों को दे रहे थे। और इस संधि के बाद 1818 में 1818 में संधि हुई और फरवरी 1818 में कर्नल टोड वो एजेंट के रूप में उदयपुर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये उदयपुर आ गया। इसने सारे सरदारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और महाराणा को कहा कि इन सब सरदारों के साथ आप एक कोलनामा करो। ठीक है, और इसी बीच 1828 में महाराणा की मृत्यु हुई। तो महाराणा भीम सिंह का काल बड़ा उपद्रव का काल रहा। सबसे पहले चुंडावत और सक्तावत लड़ रहे थे, मराठे आ गए, सिंधिया होलकर लूटपाट कर रहे थे, कृष्णा कुमारी की घटना घट गई। 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह जी ने अंग्रेजों से संधि कर ली और एक खिराज की राशि उनको देना तय हुआ। फरवरी 1818 में कर्नल टोड आ गया। इन्होंने सरदारों पर नियंत्रण के लिए कोलनामा किया और 1828 में इनकी मृत्यु। इसके बाद महाराणा स्वरूप सिंह जी 1842 से 1861 तक ये गद्दी पर बैठे। ये मुख्यतः से इनको बागौर ठिकाने से गोद लिया गया था। ठीक है, सरदार सिंह जी जो इनके पिता थे उनके कोई पुत्र नहीं था, तो इस वजह से इनको स्वरूप सिंह जी को उन्होंने गोद लिया। इन्होंने भी 1845 में सरदारों के साथ एक नया कोलनामा किया, नया समझौता किया। ठीक है, राज्य पर जो है वो कर्ज चढ़ा हुआ था, उसका चुकारा किया। महाराणा ने जाली सिक्कों से व्यापार को नुकसान हो रहा था, इसलिए नए सिक्के ढाले, उनको कहा स्वरूप शाही सिक्के। ठीक है, स्वरूप शाही सिक्के, जिसके एक ओर तो लिखा था चित्रकूट उदयपुर, दूसरी ओर लिखा था दोस्ती लंदन। दोस्ती लंदन, लंदन का मतलब है दोस्ती लंदन। 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, नीमच में और आसपास के इलाकों में जो क्रांति को दबाने के लिए इन्होंने अपनी सेना भेजी। 1861 में 15 अगस्त 1861 में महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। 1861 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके साथ पासवान थी इनकी एजाबाई। एजाबाई वो सती हुई और ये जो है सती होने की अंतिम घटना है महाराणा स्वरूप सिंह के काल। ठीक है, बागौर ठिकाना के थे, सरदार सिंह के कोई पुत्र नहीं था। 1845 में एक नया कोलनामा किया
स्वरूपशाही सिक्कों का प्रचलन किया, जिस पर एक और चित्रकूट उदयपुर, दूसरी ओर दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। 1857 में जो अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का हुक्म जारी कर दिया। महाराणा ने डाकन प्रथा और समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। 1861 में इनकी जब मृत्यु हुई तो एक पासवान थी इंजाबाई, ये इनके साथ सती हुई, और ये जो है संभवतः मेवाड़ के महाराणों के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। इसके बाद जो राजा बने वो थे महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह जो है उनको भी बागोर ठिकाने से ही गोद लिया गया था। महाराणा शंभू सिंह जी को भी बागोर ठिकाने से ही गोद लिया गया था। अब जब ये शासक बने उस समय ये नाबालिग थे। ये नाबालिग थे इस वजह से एजेंट मेजर टेलर इसकी अध्यक्षता में एक रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट था ये मेजर टेलर। तो इसकी अध्यक्षता में एक रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी और उसने यहाँ का राजकाज संभाला था। इनके काल में, शंभू सिंह जी के काल में, नई अदालतों का स्थापना हुई साहब। ठीक है, दीवानी और फौजदारी की नई अदालतों की स्थापना हुई अंग्रेजी स्टाइल में। इसका बहुत विरोध हुआ और उसकी अगुवाई किसने की? सेठ चंपालाल ने बहुत विरोध किया 1864। इन्होंने दीवानी और फौजदारी अदालतों का भी अच्छा प्रबंधन किया। ठीक है, पुलिस जो है जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए तैनात की। इसके अतिरिक्त इन्होंने शंभू रत्न पाठशाला नाम से एक विद्यालय खोला, अस्पतालों की स्थापना की, इन्होंने जेल की अच्छी व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था का अच्छा प्रबंधन किया। 1868 में इनके काल में अकाल पड़ा तो उस दौरान इन्होंने राहत कार्य भी चलाए, अनाज आदि की भी व्यवस्था की और 1874 में इनकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के इनको हम एक प्रजा हितैषी शासक के रूप में मान सकते हैं। देखें, बागोर ठिकाने के थे, नाबालिग थे, तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई। मेवाड़ में अंग्रेजी स्टाइल की जो नई अदालतों की स्थापना हुई थी उसका बहुत विरोध हुआ और उस विरोध की अगुवाई किसने की? सेठ चंपालाल ने। दीवानी और फौजदारी अदालतों का अच्छा प्रबंधन किया इन्होंने, है ना। शंभू रत्न पाठशाला बनवाई, अस्पताल, जेल, शहर की सफाई, इन सब का अच्छा प्रबंधन किया। और 1868 में जब अकाल पड़ा तो उसमें इन्होंने राहत कार्य भी चलाई और 1874 को मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद राजा बने महाराणा सज्जन सिंह। ये भी बागोर ठिकाने के शक्ति सिंह जी के पुत्र थे। ज्यादातर हम ये देख रहे हैं कि मेवाड़ के महाराणाओं ने अपने पुत्रों को, दत्तक पुत्रों को बागोर से ही गोद लिया है ना। बागोर से ही इन्होंने गोद लिया है। ये भी नाबालिग थे, इस वजह से रीजेंसी काउंसिल ने इनका राजकाज चलाया। 1877 में जब लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ तो महाराणा ने उसमें भाग लिया था। ठीक है ना। 1878 में 14 फरवरी 1878 में इन्होंने अंग्रेजी सरकार से नमक समझौता कर लिया, जिससे कई लोगों का रोजगार छिन गया और नमक महंगा हो गया। ठीक है ना। अगस्त 1880 में इन्होंने न्याय कार्य के लिए और शासन प्रबंध के लिए महेंद्र राज सभा की स्थापना की न्याय कार्य के लिए। 1881 में इन्होंने मेवाड़ में जनगणना का कार्य शुरू किया। ठीक है, जनगणना का उद्देश्य जो है वो लोगों को पता नहीं चला कि भी आखिरकार ये जनगणना क्यों कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा था कि जनगणना करके अगर ज्यादा जनगणना हुई तो वो मार दिया जाएगा या हमें प्रताड़ित करने के लिए ये जनगणना की जा रही है। तो इस वजह से भीलों ने उपद्रव कर दिया था। भीलों का जो उपद्रव है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजस्थान का योगदान उसमें देखेंगे तो उस समय हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। भीलों का उपद्रव हुआ, उसको दबा दिया गया। तो नवंबर 1881 में लॉर्ड रिपन कहाँ आया? चित्तौड़ आया और महाराणा को GCSI यानी ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। लॉर्ड रिपन ने ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब इनको दिया।
तो महाराणा ने जयपुर में भी साफ सफाई और रोशनी का प्रबंधन किया, सड़कों पर वृक्ष लगाए, सज्जन निवास नामक एक सुंदर बाग लगवाया। सज्जन निवास, ठीक है। जिलों में भी पाठशालाएं और दवाखाने खोले। उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नाम से छापाखाना स्थापित किया और सज्जन कीर्ति सुधाकर पहला साप्ताहिक अखबार इन्होंने शुरू किया। अपने नाम से ही सज्जन अस्पताल शुरू करवाया और कर्नल वोल्टर के नाम से एक वोल्टर जनाना अस्पताल भी खुलवाया इन्होंने। सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की भी शुरुआत की इन्होंने, ठीक है। इनके समय नया भू राजस्व बंदोबस्त भी शुरू हुआ और दयानंद सरस्वती भी इनके काल में उदयपुर आए थे और वो यहीं रहे थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं महाराणा फतेह सिंह जी। महाराणा फतेह सिंह जी ने सज्जन निवास बाग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की ये क्या करती थी? ये राजपूतों में बहु विवाह, बाल विवाह और शादी की जो फिजूल खर्ची थी उसको रोकने का प्रबंधन करती थी, ठीक है। तो ये राजपूतों में सुधार का काम करती थी। ब्रिटेन के राजकुमार कैनॉट जब मेवाड़ आया तो देवाली में एक नए बांध की नींव डाली राजकुमार के हाथों से और उसको कैनॉट बांध या अभी उसको फतेह सागर कहते हैं। कैनॉट बांध या फतेह सागर, ठीक है। 1893 में विंगेट इसके द्वारा भू बंदोबस्त का काम पूरा हुआ था, जिसमें 1 रुपया भू राजस्व पर 1 आना अधिभार लगाया, ठीक है। और ये जो अधिभार सरचार्ज था इसका उपयोग अस्पताल और मदरसों के निर्माण में खर्च किया। 1899 में भीषण अकाल पड़ा। महाराणा ने बहुत राहत का काम किया। इसके बावजूद भी 18 लाख से घटकर जनसंख्या 10.18 लाख रह गई, यानी लगभग 8 लाख जनसंख्या कम हुई इस अकाल की वजह से, ठीक है। तो महाराणा फतेह सिंह जी को वापस देख लें। इन्होंने सज्जन निवास बाग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये क्या करती थी सभा? ये राजपूतों में बहु विवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्ची को रोकने का काम करती थी। ब्रिटेन के राजकुमार कैनोट जब मेवाड़ आया तो दिवाली में नया बांध कैनोट बांध की स्थापना हुई और इसी कैनोट बांध का नाम फिर फतेह सागर रखा गया। विंगेट के द्वारा भू बंदोबस्त लागू हुआ। इसमें 1 रुपए भू राजस्व पर 1 आना अधिभार लगाया गया, है ना। 1 रुपए भू राजस्व पर 1 आना अधिभार लगाया गया। ये अधिभार सरचार्ज अस्पताल और मदरसों के निर्माण पे खर्च हुआ। 1899 में भीषण अकाल पड़ गया। इसकी वजह से लगभग 8 लाख की जनसंख्या कम हो गई। 1903 में जब फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, मगर केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे इनको, है ना, 13 सोरठे, जिनको चेतावनी का चूंटिया कहते हैं। तो ये 13 सोरठे इनको पढ़कर ये दिल्ली दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट आए, ठीक है। दिल्ली दरबार में शामिल हुआ बिना ही लौट आए। इनके समय ही बिजोलिया में जो है वो जागीरदारों ने किसानों का शोषण किया, ठीक है। पर महाराणा तक कहते हैं कि महाराणा तक सूचना समय पे नहीं पहुंची, इस वजह से कोई राहत प्रदान नहीं कर पाए। महाराणा फतेह सिंह के कार्यों से अंग्रेज सरकार खुश नहीं थी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ये दिल्ली दरबार में भी शामिल नहीं हुए थे और विभिन्न प्रकार के कामों से खुश नहीं हुए। उस वजह से 1921 में इनको गद्दी से हटा दिया गया और राज कार्य जो है वो महाराणा भूपाल सिंह को दे दिया गया। वापस देख लेते हैं। देखो, महाराणा फतेह सिंह जी सज्जन निवास बाग में इन्होंने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। कब की? 1889 में। यह राजपूतों में बाल विवाह, बहु विवाह और फिजूल खर्ची रोकने का प्रबंधन करती थी। कैनोट आया, उसके नाम पे कैनोट बांध, फतेह सागर, विंगेट ने भू बंदोबस्त का काम किया। 1 रुपए पर 1 आना सरचार्ज, अस्पताल और मदरसे। भीषण अकाल पड़ गया, 8 लाख की जनसंख्या में कमी हो गई। चेतावनी का चूंटिया 1903, 13 सोरठे, केसरी सिंह बारट, बिजोलिया जो है किसान आंदोलन हो गया, उसके शोषण से लोग परेशान हो गए और अंग्रेज सरकार खुश नहीं थी, इसलिए भोपाल सिंह जी को दे दिया। महाराणा भोपाल सिंह सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। और ये
राजस्थान में महाराज प्रमुख रहे। ठीक है, राजस्थान में अंतिम महाराज प्रमुख रहे। उसके बाद इनके साथ ही यह पद समाप्त कर दिया गया और राजस्थान को क्या मिल गया? राज्यपाल मिल गया। हालांकि ये महाराज प्रमुख थे, राज प्रमुख तो जयपुर के महाराजा मान सिंह जी थे, उनके स्थान पर यह राज्यपाल पद आया। पर कुल मिला के जो राजस्थान में शासकों का जो कल्चर था वो 1956 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और सच्चे अर्थों में गणतंत्र या लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मेवाड़ वंश का अंतिम पार्ट भी देख लिया और हम आगे फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहें।